जी हां, मॉनसून महासंग्राम लगातार जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त गतिरोध नजर आ रहा है। मॉनसून सत्र के 11 दिन बीत चुके हैं। अब तक एंटी पेपर लीक बिल के अलावा किसी भी मुद्दे पर संसद में ठीक से आधे घंटे की चर्चा भी नहीं हो पाई। विपक्ष की तरफ से अब चढ़ावा चोरी और छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की लगातार मांग की जा रही है और कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो जाता है, जिसके बाद कार्यवाही को ठप करना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये गतिरोध कब टूटेगा। आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष से दो अहम सवाल पूछे कि रांची और कर्नाटक में छात्रों के प्रदर्शन पर कांग्रेस और विपक्ष क्यों चुप है, और संसद परिसर में पप्पू यादव ने जो साधुओं का अपमान किया उस पर खामोशी क्यों है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी जुड़ेंगे और दो वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जी और हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ भी करा दें। राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और विजय त्रिवेदी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे संवाददाता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर में कुमार विक्रांत भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए सांसदों का मंगल मिलन फिलहाल जारी। पीएम मोदी ने नितिन नवीन से बात की। एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद। मॉनसून सत्र के दौरान आज ये तीसरी बैठक है। दरअसल हर मंगलवार को जब सत्र चल रहा होता है तो एनडीए सांसदों की ये मीटिंग होती है। इसे अब मंगल मिलन नाम दिया गया है इस सत्र से, और ये तीसरी बैठक है मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की। खास बात यह है कि एनसीपीआई के सांसद भी इस बैठक में शामिल हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा जिसमें वो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। सांसदों को हर मुद्दे पर अपनी राय से कराएंगे वाकिफ। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ताजा जानकारी क्या है? मीटिंग चल रही है, कितना वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, और इसमें आज किन मुद्दों पर फोकस रह सकता है? जी देखिए, एनडीए संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है, जिसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है क्योंकि मंगलवार की बैठक होती है, इसलिए इसका नाम मंगल मिलन कर दिया गया है। आज दो प्रेजेंटेशन दिए जाने हैं। पहला प्रेजेंटेशन मनसुख मंडाविया की तरफ से दिया जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हाल ही में हुए हैं उनमें भारत की परफॉर्मेंस क्या रही है, भारत ने कितने मेडल जीते हैं और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, और साथ ही साथ अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है जिसको भारत होस्ट करेगा उसको लेकर सरकार की क्या क्या तैयारी है, सरकार ने कैसे खिलाड़ियों को डेवलप किया है। और दूसरा प्रेजेंटेशन भी मनसुख मंडाविया तरफ से दिया जाएगा यूथ अफेयर्स को लेकर, और साथ ही साथ कैसे मोदी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए देश में अलग अलग कदम उठाए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। और अगर समय बचा तो ही प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, क्योंकि पिछली बैठक में यही हुआ था। पिछली बैठक में दो प्रेजेंटेशन हुए थे, एक एफडीए को लेकर और एक फिशरीज को लेकर, लेकिन समय बचा नहीं था पिछले मंगल मिलन में, इसलिए प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो पाया था। दरअसल इस प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि एक तो जो एनडीए के सांसद मौजूद है बैठक में उनको ये बताया जाए कि सरकार ने खेलों को लेकर और साथ ही साथ यूथ अफेयर्स को लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ताकि ये सांसद जब क्षेत्र में जाए तो जनता को सरकार की उपलब्धियों के तौर पे इन्हें बताए और साथ ही साथ उन लोगों को भी जागरूक करे जो सरकार की इन स्कीम्स का, या तो खेलो इंडिया की स्कीम्स हो या तमाम जो अलग खेल को लेकर सरकार की स्कीम जो उससे जागरूक नहीं उनको जानकारी दे। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर जो स्कीम्स है जो जिनको जानकारी नहीं वो भी जागरूक हो, ताकि वो लोग भी सरकार की इन स्कीम्स का फायदा उठाए, खास करके वो युवा और जो इससे अब तक वंचित रहे हैं। बिल्कुल, और इस मंगल मिलन से क्या बीजेपी के लिए मंगल निकलकर सामने आएगा इसका भी इंतजार रहेगा। और बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड दिखा, यह बीजेपी ने कहा है। कर्नाटक में खरगे के बेटे के बयान पर कांग्रेस चुप। झारखंड में बच्चों के आंदोलन पर एक शब्द नहीं बोल रहे। संसद परिसर में साधुओं का अपमान किया गया। मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से
हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही है। क्या किसी भी धर्म में, यह तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का देश है, क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है, समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रामकृपाल जी, एक जो यहाँ पर सवाल बनता है कि अभी मंगल मिलन होना है, सांसदों को ये कहा जाना है कि भाई जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताइए। ये एक ऐसी प्रक्रिया या प्रैक्टिस बीजेपी लंबे समय से कर रही है। फिर भी देखिए कि यहाँ पर एक बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया, ग्राउंड पर यह पता नहीं चल पाया कि जनजी में कितना आक्रोश है। दूसरी तरफ उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगता है, 2 सीटें वो हार जाते हैं। और सदन के अंदर भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। बिल वही पास हुआ जिसको लेकर सड़क पर विपक्ष था। तो इस मंगल मिलन से क्या मंगल होने वाला है? और तो बीजेपी नए आरोप भी लगा रही है विपक्ष के ऊपर। ये सब चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। निश्चित रूप से रवि, ये देखिए, जो हाल फिलहाल के कल के जो बिहार और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को पराजय मिली है, निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए झटका तो है ही। बात दीगर है, अतीत में अगर आप देखेंगे, जब मोदी 2014 में आए, उसके बाद के 2 चुनाव जो दिल्ली में हुए और बिहार में हुए, वो तभी कहा गया कि मोदी अब साफ हो जाएंगे, उनके खिलाफ शुरू हो गया। अभी हाल फिलहाल की बताऊं, 2019 चुनाव के जस्ट पहले 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर। तीनों में बीजेपी हार गई थी और ये लगने लगा था सारे विपक्ष के लोग कि अब तो बीजेपी गई, अब तो गई। लेकिन मेरा ये कहना है कि उपचुनाव से कोई ऐसा नहीं है कि कोई निर्णायक संदेश मिल रहा हो, लेकिन आज की तारीख में निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए एक संकट की बात तो है ही। क्योंकि जिस तरह से अभी छात्र आंदोलन जो भी कहिए सीजेपी के, अभी एक उससे उभरे थे और बीजेपी को यह पता था कि ये मानसून सत्र में विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि ये सत्र चलने न पाए, ताकि उसे पता सबको है कि इसके बाद के जो बिल, चाहे वो FCRA हो या उसके बाद विमेन रिजर्वेशन वाला मामला हो, ये ऐसे बिल हैं जो पूरे की पूरी संसद को बदल करके 29 के लिए पूरे बदलने की वो रखते हैं क्षमता। तो अब सवाल इस बात का है कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को पता नहीं था कि विपक्ष ये करेगा, लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है कि विपक्ष कुछ चीजों में कामयाब हो रहा है, ये हल्ला गुल्ला करने में नहीं चल रहा है। मुझे लगता है संसद को चलाना चाहिए किसी भी तरह से, और देश के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है सर। अमित शाह से अब जवाब मांगा जा रहा है, गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज भी इस मुद्दे को लेकर ऑपोजिशन के जो तेवर हैं वो तल्ख रहने वाले हैं। पूरी तैयारी नजर आ रही है, बीजेपी की, एनडीए की अपनी तैयारियां होंगी। और इस बीच देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस गृह मंत्री के जवाब की मांग पर अड़ गई है। बीएसी की मीटिंग में कांग्रेस की सरकार से मांग, छात्रों पर एक्शन को लेकर जवाब दें खुद गृह मंत्री अमित शाह। चंदा चोरी पर भी संसद में चर्चा हो। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी 2 बड़े मुद्दे यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो छात्रों के खिलाफ जो एक्शन हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ,
उस पर जवाब मांगा जा रहा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का लगातार उठाया जा रहा है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो छात्रों पर जो एक्शन हुआ उसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से। उनकी गैर मौजूदगी पर सदन के भीतर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर ऑपोजिशन एकजुट होकर आवाज उठाने की कर रहा है कोशिश। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बैनर पोस्टर लेकर तमाम विपक्षी सांसद खड़े नजर आ रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, विपक्ष के तेवर कैसे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रही है, इस मुद्दे पर क्या किसी तरह के समझौते के आसार हैं या फिर यह मुद्दा आज भी संसद की जो कार्यवाही है उसको बाधित करने का मादा रखता है? आपका अपना आकलन क्या है, क्या देख रहे हैं? ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके कमरे में इंडिया ब्लॉक के तमाम फ्लोर लीडर्स की बैठक जारी है और इसके बाद प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और जो कि बीएसी की बैठक में कल विपक्ष की ओर से कहा गया कि छात्रों पर जो दुर्व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, उसको लेकर के अमित शाह गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए और चंदा चोरी के मुद्दे पर जब डिबेट हो तो प्रधानमंत्री उसमें इंटरवीन करें। और जिस पर सत्ता पक्ष कमिट नहीं किया सत्ता पक्ष ने, तो ऐसे में गतिरोध फिलहाल बना हुआ है और इस बैठक के बाद तकरीबन 10:30 बजे मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन भी होगा। बिल्कुल। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर, यानी कि अमित शाह के जवाब देने के मुद्दे पर राहुल गांधी भी बोलते रहे, सदन के अंदर भी वो ये मांग करते रहे, वो चीज अभी भी नजर आ रही है। और देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, दल बदल विरोधी नए कानून पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है। और देखिए, संसद में जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से क्या जवाब दिया गया, ये आपको दिखा देते हैं। जब से पार्लियामेंट शुरू हो गया तब से अब तक वो अंदर नहीं, या तो सदन से या एमपी से वो डर रहे हैं या नहीं तो सदन को कुछ नहीं समझते, इंसल्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब 12, 12:30 बजे 1 बजे उठ के, मैं तो तब सोया हुआ रहता, तो उस वक्त वो इंस्टाग्राम क्या है, हाँ, उस पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अरे वही बात सदन में आके रखो या प्रेस बुलाओ, आप आओ, बहस करो, हम बहस के लिए तैयार है, सदन में बैठो, सुनो। जो डिमांड है वो तो विषय अलग है, उसका तो हम लोग तू में कभी कभी होते रहता है। बिल पे तो चर्चा होना चाहिए ना। महत्वपूर्ण बिल देश के लिए, भविष्य के लिए जब लाते हैं तो बिना चर्चा के पारित होने से अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। वो बाद में बताएंगे। मैं तो आज बहुत दुखी हूँ कि पार्लियामेंट में 2 बिल पास किए और सरकार के पक्ष में जो लोग थोड़ा बोले, विपक्ष के लोग बिल्कुल नहीं बोले, हंगामा किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। जब भी तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस लोग बहुत खराब काम किया। तो एक तो गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है और दूसरा चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को और खास करके ये जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मुद्दा है, जिस तरह से वो पप्पू यादव नुक्कड़ नाटक करते हुए नजर आए, साधु के भेष में चोरी करते हुए दिखे और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। क्या रामगोपाल यादव ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है? क्या लग रहा है बीजेपी जिस तरह से आक्रामक है इस मुद्दे पर, उससे कहीं बैकफुट पर तो नहीं है विपक्ष? समीर, बैकफुट पर तो नहीं है, लेकिन एक तो ये समझना चाहिए कि किन्हीं भी धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने से बचना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकली कोई बहुत फायदा नहीं करता है कि धार्मिक प्रतीक, बल्कि आप उस इशू को कमजोर करते हैं। समाजवादी पार्टी को ये बात तुरंत समझ में आ गई कि इससे कहीं साधु संत और वो नाराज ना हो, और अखिलेश जी और रामगोपाल जी नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी की जो इमेज है वो एंटी हिंदू इमेज बने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। कांग्रेस को ये सूट करता होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव है तो उस पर इस तरह से पीछे नहीं जाना चाहती और ये इमेज नहीं बना चाहती कि वो एंटी हिंदू इमेज के तौर पर दिखाई दे।
लेकिन चढ़ावा चोरी पर बैकफुट पर होने का उनका सवाल नहीं है। बैकफुट पर तो भारतीय जनता पार्टी है और वो इस इशू को समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस इशू पर चलेंगे। लेकिन वो जो पप्पू यादव का प्रहसन हुआ उससे उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा कि इस पर, और वो तुरंत समझ में आ गया उनको कि साधु संत कहीं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी इस बात को इशू ना बना ले, तो वो उससे बैकआउट उस पर कर गए। लेकिन चढ़ावा चोरी को तो वो बड़ा इशू बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी कल विधानसभा में भी उन्होंने बाहर बहुत प्रदर्शन किया था, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अलग तरीके से उसका जवाब दिया। यहाँ संसद में वो रोजाना ही बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो बात अभी किरण रिजिजू कह रहे थे कि बिल पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्या वजह है कि जो होम मिनिस्टर हैं, जिन्हें अभी तक हम लोग हाउस के लीडर के तौर पर देख रहे थे, वो पूरा हाउस का जवाब वही दे रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, पिछले 10 दिनों में नहीं दिखाई दिए। तो ये पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। और जब कल ये तीनों विधानसभाओं के उपचुनाव आए हैं, के नतीजे आए हैं, उससे भी थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई है पार्टी। और बैकफुट पर पार्टी आई हो ना आई हो, विपक्ष का थोड़ा सा हौसला बढ़ गया है कि अब तो हम थोड़ा सा और जोर से बोल सकते हैं। हालांकि विपक्ष का कोई बड़ा फायदा उसमें नहीं हुआ, लेकिन वो एक बड़ी लड़ाई। हाँ बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि कम से कम समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मामले को बहुत आगे तक ले जाने की तैयारी में, इसलिए अगर कुछ गलत कदम उठता भी दिखता है तो उसको तुरंत करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकली राइट होने की कोशिश की जाती है। और आज सरकार आयकर संशोधन बिल लाएगी। एक और जानकारी आपको दे दें, सदन से जुड़ी हुई, लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगे बिल। बिल में 3 प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना मकसद, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का प्लान। और हंगामे और गतिरोध के बीच सरकार 2 बिल दोनों सदनों से पास करा चुकी है। आज फिर एक नया बिल पेश करने की तैयारी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं देंगे तब तक विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी-आर ने पप्पू यादव के ड्रामे पर जमकर निशाना साधा है। हमारी भी ये स्पष्ट ये हमारी बात है कि जब तक गृह मंत्री हमारे बच्चियों पर, युवतियों पर जो अत्याचार हुआ और हो रहा है, जब तक राम मंदिर के दान के भ्रष्टाचारी के संदर्भ में चर्चा न होगी, प्रधानमंत्री बयान नहीं देगी, विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी बात जारी रखेंगे और अब सरकार को ये दिखाना है कि वो चर्चा से डरती है, चर्चा से भागती है या चर्चा में शामिल होने का साहस उनमें है। सरकार को अभी ये तय करना है। जिस तरह से इन लोगों ने आकर के यहाँ पर किया, वो पूरी तरह से सनातन को बदनाम करने का काम किया गया था। आप खुद ये बताइए कि चंदा चोरी के आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है जिसके ऊपर खुद 41 मुकदमे दर्ज है, जो सजा याफ्ता है घर में चोरी का माल रखने के लिए। वो इस तरह से भगवा पहन करके हमारे संतों पर, हमारे महंतों पर, हमारे सनातन पर सवाल उठा। और देखिए, सत्र की बात करें तो कितने बिल पास और कितने अटके, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट आपके सामने है। जो लिस्ट किए गए बिल हैं उनकी संख्या है 8 और अभी तक 3 बिल पास हुए हैं, यानी कि 5 बिल ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। और इसमें कौन कौन से बिल हैं जरा उस पर भी हम देखते हैं। तो दोनों सदनों में जो मंजूरी मिली है एंटी पेपर लीक बिल पर, वंदे मातरम बिल पर और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल, इस पर सहमति सदन की हो गई है। और जिन पर मंजूरी मिलना बाकी है उसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक जो कि लोकसभा से पास हो गया है, और एमएसएमई विधेयक ये भी लोकसभा से पास हो गया है। और इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 ये भी लोकसभा से क्लियर हो चुका है। बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 ये भी लोकसभा से पास हुआ है। और आयकर संशोधन बिल आज पेश होना है, यानी इस बिल पर आगे अभी और बहस होगी, आज जब पेश होगा तब ये। और रामकृपाल जी, जो बिल की लिस्ट हम दिखा रहे हैं, राज्यसभा से कुछ बिल पास नहीं हुए हैं, 3 तो क्लियर हो चुके हैं जैसा हमने बताया। क्या जिस तरह का माहौल है अभी सदन के अंदर का, जिस तरह की स्थितियां हमने पिछले दिनों में देखी हैं, सरकार के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं बाकी जो बिल अभी फंसे पड़े हैं उनको लेकर? देखिए, जो बिल आपने गिनाए हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऐसा बिल है जिसके लिए कोई 2/3 की बात हो। जो बिल अभी तक आपने बताए हैं और जो बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं, बड़ी आसानी से
वो राज्यसभा से भी पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हाउस मतलब ऑर्डर में आए और हाउस चले, उस पर बहस का मौका मिले। लेकिन मुख्य रूप से जो मैं समझता हूँ कि जो बिल जिसके चलते, जिसकी आशंका के चलते अटैक इन एंटिसिपेशन जो विपक्ष कर रहा है, वो सारा का सारा है जो 2/3 बहुमत वाला बिल है, जिसपे ये महिलाओं के आरक्षण का और डिलिमिटेशन संख्या बढ़ाए जाने का वो जो है, और FCRA, ये जो दो सबसे ज्यादा विपक्ष के चाहता है कि ये दो बिल नहीं आए और आए भी। सर, FCRA का जिक्र किया, इसी को लेकर मैं थोड़ा स्पेसिफिक समझना चाहता हूं। FCRA को लेकर पहले से ही बहुत सारी बातें कही जा रही थी, हालांकि इसकी चर्चा कम हो रही है क्योंकि दूसरे पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इसकी चर्चा कम हुई। लेकिन ये जो बिल है, ये क्या बड़ा बदलाव लाने वाला है? विपक्ष की इसमें क्या आपत्तियां हो सकती हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आबाद चंदा आ रहा था उस पर एक बड़ी लगाम लग जाएगी इस बिल के पास होने के बाद से, जो विदेशों से फंड आ रहा था। देखिए, आपको भी पता है, मुझे थोड़ा थोड़ा जो प्रोविजन अब आने जा रहे हैं उसमें देश के लिए कम, जो बाहर बैठे हुए जो तमाम ये संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, जिनका उसमें एक क्लास ये आ रहा है कि अगर आप हिसाब नहीं दे पाए और हर 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा, और अगर चीजों का ढंग से हिसाब नहीं दे पाए तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि कोई आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कोई बना हुआ संस्थान है या कुछ भी है, वो सरकार उसको कब्जे में ले सकती है। और इससे जो खलबली मची हुई है, विशेषकर यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे जो लोग इस तरह के NGOs हैं, बहुत पहले से रखते हैं, और जो हमारे यहाँ के पहले से हैं, और चाहे वो पर्यावरण का सवाल हो, चाहे जो भी हो, मानवाधिकार के सवाल पर कहीं भी वो कुछ भी अड़ंगा लगा देते हैं। तो ये बातें तो अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी इन संस्थाओं के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे NGOs पर नकेल कसने की तैयारी है, और देखना होगा कि इस बिल पर चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती है। बहरहाल संसद में गतिरोध लगातार हमें नजर आ रहा है, और देश का इसमें कितना नुकसान हो रहा है ये भी आपको बताते चलें। कुछ आंकड़े हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मॉनसून सत्र के दौरान किस तरह से तमाम सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। 20 जुलाई से 13 अगस्त का आंकड़ा डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। 25 दिन में 19 बैठकें तय, अब तक 11 बैठकें हो चुकी हैं। संसद में गतिरोध लगातार बरकरार है। खर्च का हिसाब किताब जब जब सत्र होते हैं, यह ब्यौरा भी दर्शकों के सामने, देश की जनता के सामने आता है। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और 1 घंटे अगर संसद की कार्यवाही चलती है तो 1.5 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आता है। और आप देख ही रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान किस कदर हंगामा हो रहा है, सत्र चल ही नहीं पा रहा है। एक दिन में 6 घंटे की कार्यवाही होती है, 9 करोड़ रुपए खर्च आता है, यानी एक दिन संसद ना चली तो 9 करोड़ रुपए हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे के बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं। विजय जी, किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि बार बार जब जब संसद की कार्यवाही बाधित होती है, एक सवाल यह उठता है कि विपक्ष ही क्यों हंगामा कर रहा है, विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। फिर हम यह भी सुनते हैं, जानते हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार की होती है। ये जो खर्च हो रहा है, ये जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? समीर साहब, ये बात ठीक है कि संसद को चलाने की एक औपचारिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन मैं समझता हूं दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि संसद को चलाया जाए, बेहतर तरीके से चला जाए, और जिस काम के लिए वो आए हैं वो किया जाए। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अपने आप को अलग रखता हूं कि ये जो हम रोज खर्चे का हिसाब बताते हैं कि 2.5 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च हो रहा है, और 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे में खर्च हो रहा है, और 9 करोड़ रुपए हो रहा है, ये डिमीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री एक्सरसाइजेस है। समझे? ये हिसाब क्या कोई बनिए की दुकान थोड़ी है। संसद है देश के हिसाब, देश का हिसाब किताब करने के लिए। और आप मान लीजिए जनता के पैसे के पाई का हिसाब तो रखना चाहिए सांसदों को भी, कि वो पब्लिक आपके मन से हुआ ना रवि साहब जी, हिसाब आपके मन से नहीं हो रहा। यदि संसद का सत्र नहीं चला पिछले 5-7 दिन, उसी का नतीजा हुआ कि सरकार को नीट पर कड़ा कानून लाना पड़ा।
उसी का नतीजा रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो क्या ये जनता का और देश का हित का काम या देश के फायदे का या देश की मांग का काम नहीं है? तो ये मानना कि केवल सरकार के बिलों को पास करना संसद का काम है, ये गलत तरीका है। विपक्ष की जो जरूरी प्रदर्शन भी इसीलिए होते हैं और संसद नहीं भी चलती। यदि सरकार मान लेती कि हम कड़ा कानून ला रहे हैं या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 4 दिन पहले हो जाता तो क्या हाउस नहीं चलता? और जैसे 2 दिन बहस हुई तो हाउस चला ना। तो इसलिए संसद पर दबाव बनाने के लिए यदि ये किया जा रहा है, मैं वैसे इस पक्ष में हूं कि संसद चलनी चाहिए। और खासतौर से मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्नकाल तो चलना ही चाहिए। प्रश्नकाल 1 घंटा है। आप रामकृपाल जी, विजय जी का मानना है कि अगर ये खर्च भी हो रहे हैं तो इसका एक प्रेशर है और इसका एक रीजन है, और अगर कुछ अच्छा काम होता है तो ये खर्च हो जाना या इस तरह से पैसे, पब्लिक पैसे का इस्तेमाल होना वैलिड है। आप इसको कैसे देखते हैं? विजय जी जो कह रहे हैं सही है, लेकिन मेरा उसमें एक सुझाव है कि जो तू मैं सड़क पर हो रही है, आप सदन में भी बहस कर सकते हैं। आपने पिछले सेशन में महिला बिल नहीं पास होने दिया, सरकार उसमें हार गई। तो आप ये काम संसद के अंदर भी कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि तब तक आप सड़क पर लड़िए जब तक संसद अधिवेशन नहीं चल रहा। लेकिन जब अधिवेशन चल रहा है तो जो भी बात है, आप कितना भी विरोध कीजिए, कुछ भी कीजिए, संसद के अंदर आकर के कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट पर आप कितनी गहराई से, कितने निष्पक्ष ढंग से, कितनी मजबूती से आप अपने तर्क रखते हैं जी। तो ये हर प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो अब आप देखिए, जैसे भी चर्चा चल रही थी, लोग इस बात पे नाराज थे कि हमको वक्त ही नहीं मिला। तो सवाल है कि जहां ये इस बात पर एमपी नाराज होते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं। सही बात है सर। और सुप्रीम कोर्ट में ये जजों की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल है वो भी पास कैसे हुआ? वो भी भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कराया गया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे तो हैं जिन पर जनता सुनना चाहती है कि कई बार पक्ष और विपक्ष का क्या रुख है। कई बार ऐसा होता है कि जो सांसद होते हैं वो अपने स्थानीय विषय भी लेकर आना चाहते हैं सदन में और उनको भी मौका नहीं मिलता। ये लोकल इश्यूज के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो जाता है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।